दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल श्रुतिकोश पर। और दोस्तों इस वीडियो में हम राजस्थान के भूगोल को स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएँ, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें और आगामी जो परीक्षाएँ हैं, चाहे वो रीट की हो या फिर पटवार की हो, तो आपको उसके लिए फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों शुरू करें आज का हमारा हम टॉपिक, और इसमें हम बात कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान का भूगोल, और इस राजस्थान के भूगोल के अंदर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले राजस्थान की उत्पत्ति की। राजस्थान की उत्पत्ति। दोस्तों राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई? अगर हम बात करें तो राजस्थान जो है वो विश्व के प्राचीनतम भूखंडों का अवशेष माना जाता है। अगर शुरुआती दौर की हम बात करें तो हमारा जो भूभाग था वो भूभाग दोस्तों कुछ इस तरह से था कि इसके ऊपर लगभग 71% जो था ये जलीय महासागर था, और जो शेष था वो था स्थल महाद्वीप यानी 29%। इसमें जो हमारा स्थल महाद्वीप था ये कहलाता था पेंजिया, और जो हमारा जलीय महासागर था ये विशाल महासागर पैंथालासा कहलाता था। पैंथालासा। अब अगर हम बात करें पेंजिया की, दोस्तों प्राक ऐतिहासिक काल के अंदर विश्व में दो भूखंड थे। अगर हम भूखंडों की बात करें, ये जो पेंजिया था ये दो भूखंडों के अंदर बटा हुआ था। इसके अंदर अगर बात की जाए तो ये दो भूखंड कौन से थे दोस्तों? ये थे, एक तो था अंगारा लैंड और दूसरा था गोंडवाना लैंड। और इसके बीच में जो ये है ये था तैथिस सागर। कौन सा? ये तैथिस सागर। तो ये हमारी कुछ स्थिति थी पेंजिया की। ये पेंजिया की स्थिति थी। ये इसका उत्तरी भाग था अंगारा लैंड के रूप में, और ये इसका दक्षिणी भाग था गोंडवाना लैंड के रूप में। तो प्राक ऐतिहासिक जो काल था, प्राक ऐतिहासिक काल जिसको इयोसीन काल व प्लेस्टोसीन काल भी कहा जाता है। इसमें ये विश्व जो था वो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो भागों में बटा हुआ था। उत्तरी भाग पेंजिया का अंगारा लैंड कहलाता था और दक्षिणी भाग जो था वो गोंडवाना लैंड कहलाता था, और इन दोनों के मध्य में जो था वो तैथिस सागर था। तो राजस्थान जो है, राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश और पूर्वी मैदान तैथिस महासागर के अवशेष जो है वो माने जाते हैं। दोस्तों ये जो अंगारा लैंड है इससे उत्पत्ति किस चीज़ की हुई? अगर हम बात करें, जब पृथ्वी का ये जो भाग है ये भूसन्नति के कारण आपस में विलग हुआ, तो ये जो दो भाग हैं अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, तो इसका जो पेंजिया का उत्तरी भाग, ये अंगारा लैंड क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पेंजिया का उत्तरी भाग
जिससे क्या क्या बने दोस्तों, जिससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया बना। उत्तरी एशिया का निर्माण हुआ। कौन से? इस अंगारा लैंड से। तो अंगारा लैंड से पेंजिया का ये उत्तरी भाग, जिससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया का निर्माण हुआ। वहीं पर अगर हम गोंडवाना लैंड की बात करें, गोंडवाना लैंड, तो इससे दोस्तों ये पेंजिया का दक्षिणी भाग है, जिससे अगर बात की जाए दोस्तों, पेन एक बार मैं चेंज कर लेता हूँ। पेंजिया का दक्षिणी भाग, जिससे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। तो ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से जो भूमि हमें प्राप्त हुई, जो पेंजिया का उत्तरी भाग है, उससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया का निर्माण हुआ, और गोंडवाना लैंड से पेंजिया जो दक्षिणी भाग है, उससे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। तो ये जो पेंजिया की अवस्थिति है उसके बारे में हमने बात की। अगर हम तैथिस सागर की बात करें तो तैथिस सागर, जैसा कि हमने बात की, ये तैथिस सागर क्या, ये एक भूसन्नति की है, जो क्या हुई, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इन दोनों के मध्य में स्थित है। दोनों के मध्य में स्थित है। तो ये तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं की हमने चर्चा की। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि आखिर हमारे राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ। तो राजस्थान के निर्माण की बात कर लेते हैं अब हम। तो राजस्थान के निर्माण की अगर हम बात करें, राजस्थान का निर्माण, तो राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों, अगर हम गोंडवाना लैंड और तैथिस सागर की बात करें तो हमारा जो कुछ हिस्सा है वो तैथिस सागर का अवशेष है और कुछ हिस्सा गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अगर हम बात करें अरावली और हाड़ौती की पहाड़ी पठारी के बारे में, तो ये जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। वहीं पे जहाँ पे हम तैथिस सागर की बात करते हैं तो जो हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है या मैदान जो है हमारे, वो तैथिस सागर के भाग है। यानी राजस्थान में जो उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश है और पूर्वी मैदान है, वो तैथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं, जहाँ पर बाद में नदियाँ जो है, नदियों के द्वारा जो लाई गई मिट्टी है, तलछट मिट्टी है, उसके द्वारा वो पाड़ दिए गए। और राज्य की जो अरावली पर्वतीय माला है या दक्षिणी पूर्वी पठार जो हैं, वो गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। तो हम एक छोटे से चित्र के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम बात करें गोंडवाना लैंड और तैथिस सागर की, इसकी हम बात करें तो
अब इसको हम दो भागों में बांटकर और इस स्थिति को समझ सकते हैं। जैसे हमने बात की गोंडवाना लैंड की, तो गोंडवाना लैंड से क्या प्राप्त हुए हमें? गोंडवाना लैंड से निर्माण हुआ दोस्तों अरावली और हाड़ौती, यानी जो हमारा अरावली पर्वतीय क्षेत्र है और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है उसकी हमने बात की, ये गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। वहीं पर जहाँ पर हम तैतीस सागर की बात करते हैं, तैतीस सागर, इसके अवशेष हैं हमारा मरुस्थल और मैदान। तो राजस्थान के जो उत्तरी पश्चिमी हिस्से में मरुस्थल प्रदेश हैं, मरु प्रदेश हैं वो, और पूर्वी जो मैदानी भाग है वो तैतीस सागर के जो अवशेष हैं वो माने गए हैं। और मैदान क्या है? ये दोस्तों नवीनतम भौगोलिक प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं, नवीनतम भौगोलिक प्रदेशों के अंतर्गत। और अरावली आप जानते हैं ये प्राचीनतम भौगोलिक प्रदेशों के अंतर्गत आती है। प्राचीनतम भौगोलिक प्रदेश। तो इस तरह से हमारे राजस्थान का निर्माण हुआ, कुछ हिस्सा गोंडवाना लैंड का और कुछ हिस्सा तैतीस सागर का है। आप इसे लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं अरावली व हाड़ौती भाग भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जबकि मरुस्थल व मैदानी भाग भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है। ये राजस्थान की हमने बात की कि राजस्थान में क्या अरावली और हाड़ौती जो है वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जबकि जो मैदानी भाग है वो भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है। ये एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु हमने यहाँ पर देखी। और उसके बाद ही ये चार भागों के अंदर जलवायु और धरातल के आधार पर चार भौतिक अवस्थाओं के अंदर राजस्थान को बांट दिया गया, जो कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये चार भागों के अंदर ही इसको बांट दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं पहले राजस्थान की स्थिति और विस्तार की। सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? हम बात कर लेते हैं राजस्थान के स्थिति और विस्तार की। तो आइए सबसे पहले हम बात करें राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार। इसकी स्थिति एवं विस्तार क्या है? दो बिंदुओं के आधार पर हम बात कर रहे हैं। पहले आधार पे है स्थिति, और स्थिति हम बात करेंगे अक्षांश के आधार पर, और देशांतर के आधार पर। और विस्तार की हम बात करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर विस्तार देखेंगे, हम आकृति के आधार पर विस्तार देखेंगे, और हम सीमा के आधार पर विस्तार देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं हम सबसे पहले जो हमारे राजस्थान की स्थिति है उससे। राजस्थान की स्थिति दोस्तों, अगर हम राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करें तो स्थिति कैसी है इसकी? अगर हम स्थिति की बात करें तो जो अक्षांशीय स्थिति है, अक्षांशीय जो स्थिति है वो कुछ इस तरह से है। ये मान लीजिए हमारा ग्लोब है और इसमें ये 0 डिग्री,
या भूमध्य रेखा भी इसको कहा जाता है। तो अगर हम राजस्थान की स्थिति की बात करें तो राजस्थान की स्थिति कुछ इस तरह से यहाँ पर अवस्थित होगी। ये राजस्थान की स्थिति है, यानी ये इसका उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और ये इसका दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर हम अक्षांशीय स्थिति के आधार पर एक बात करें तो ये उत्तरी गोलार्ध के अंदर राजस्थान स्थित है। जबकि अगर हम बात करें देशांतरीय स्थान पर, देशांतरी आधार पर, तो इसकी स्थिति कुछ इस तरह से है। ये देशांतरीय स्थिति की बात हम करेंगे, ये इसका कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध और ये इसका कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। तो अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान कहाँ स्थित है? यहाँ पर ये राजस्थान अवस्थित है। तो इसकी स्थिति क्या हो गई? पूर्वी गोलार्ध के अंदर। तो अगर अक्षांश के आधार पे हम बात करेंगे तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और जबकि हम देशांतर की बात करेंगे तो राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो राजस्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतर के अनुसार कहाँ पर है? उत्तर पूर्व के अंदर। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, राजस्थान की स्थिति अक्षांश व देशांतर के अनुसार क्या है? उत्तर पूर्व। ये इसकी स्थिति है अक्षांश और देशांतर के आधार पर। और अगर राजस्थान की स्थिति भारत के आधार पर देखी जाए तो हमने ये पढ़ रखा है बार बार कि राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार कहाँ पर है? देखिए, अगर आप बात करें भारत की तो ये भारत का नक्शा हम देखें, और राजस्थान कहाँ है? ये गुजरात का क्षेत्र आ गया, और राजस्थान जो है ये राजस्थान का क्षेत्र आ गया यहाँ पर। तो अब अगर ये क्षेत्र आप राजस्थान का देखते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आप जब इसको बांटेंगे, ये आपकी दिशाओं के आधार पर, जब मान लीजिए आपने इसको बांट दिया, एक कच्चा डायग्राम हम देख रहे हैं समझने के लिए। ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, और ये आपका दक्षिण हो गया। ठीक है, एक दिशा आपकी ये हो गई, एक दिशा आपकी ये हो गई। तो ये कौन सी दिशा है? ये दिशा है उत्तर पूर्व, ये दिशा है दक्षिण पूर्व, दक्षिण के साथ पूर्व, दक्षिण पूर्व। ये है दक्षिण पश्चिम, और ये है उत्तर पश्चिम। अब आप देख रहे हैं राजस्थान कहाँ अवस्थित है? राजस्थान अगर भारत के आधार पर बात करें तो उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। तो राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार क्या होगी? उत्तर पश्चिम। जबकि अगर अक्षांश देशांतर के अनुसार बात करें तो वो है उत्तर पूर्व के अंदर ये स्थिति है। आगे होगी दोस्तों बात आपको समझ में? तो ये राजस्थान की स्थिति की हमने बात की। अब हम बात करते हैं राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की, उसके अक्षांशीय विस्तार की हम बात करते हैं। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार या अक्षांशीय स्थिति। अब देखो अक्षांशीय स्थिति क्या है इसकी। अगर अक्षांशीय स्थिति की बात की जाए तो राजस्थान का जो अक्षांश है वो क्या है? देखिए, कुछ इस तरह से राजस्थान है, पतंगाकार स्थिति है, आप जानते हैं राजस्थान की, ये राजस्थान की पतंगाकार स्थिति। तो हम बात कर रहे हैं इसकी अक्षांशीय। तो ये क्या है? ये है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से
30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये उत्तरी अक्षांश, दोनों उत्तरी अक्षांश ही क्यों है? क्योंकि हमने बात की थी कि राजस्थान जो स्थित है वो राजस्थान कहाँ स्थित है? राजस्थान स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध। तो जब उत्तरी गोलार्ध की बात की जाएगी, राजस्थान की स्थिति की बात की जाएगी, तो राजस्थान की स्थिति ये है, और राजस्थान की स्थिति ये होने के कारण जब 0 डिग्री से नीचे अगर जाएंगे तब दक्षिणी गोलार्ध की बात आएगी। इसलिए जो दोनों ही उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए दोनों ही क्या आएंगे? उत्तरी अक्षांश आएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि परीक्षा के अंदर इसी तरह से दिया जाता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश। अब हम जल्दबाजी के अंदर क्या करते हैं, हम उसमें टिक लगा के आ जाते हैं, जबकि क्या होगा? दोनों ही उत्तरी अक्षांश होंगे। तो क्या स्थिति हुई? इसकी अक्षांश की स्थिति जो हुई वो ये हुई 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये इसकी स्थिति हो गई। अब अगर देखा जाए कि ये स्थान क्या है, यानी कहाँ पे ये टच हो रहा है, तो यहाँ पे मैं एक बार आपको दोबारा लिख देता हूँ स्थान। तो स्थान से पहले क्या, अक्षांश की एक बार दोबारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिससे एक रो के अंदर आपको दोस्तों ये समझ में आ जाएगा। अक्षांश, तो अक्षांश क्या, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देखो राजस्थान की स्थिति क्या है। अगर स्थान की बात की जाए कि ये स्थान कौन सा है जहाँ पर ये स्थान यानी हमारा उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश अवस्थित है, तो ये है बोरकुंड, बोरकुंडा। ठीक है, तो 23 डिग्री 3 मिनट देखिए यहाँ पर है, और यहाँ कौन सा जिला है? यहाँ जिला है बांसवाड़ा। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। और ये जो बांसवाड़ा जिला है ये किधर है? दक्षिण में, दक्षिण में। तो दक्षिण के अंदर कौन सा स्थान हुआ? बोरकुंडा, बांसवाड़ा। वहीं पर जब हम बात करेंगे इसके उत्तर की तरफ, ये उत्तर की तरफ जा रहे हैं, हम यूं जा रहे हैं, तो यूं जब जा रहे हैं तो उत्तर की तरफ जाएंगे, और उत्तर की तरफ जब स्थिति की हम बात करेंगे तो ये आएगा उत्तर। यहाँ पर कौन सा आ गया? ऊपर ही ऊपर श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर का कौन सा गांव? कोणा गांव, कोणा गांव गंगानगर। और ये कहाँ स्थित है? ये अवस्थित है दोस्तों उत्तर में। ठीक है, अब यहीं पे हम देख लेते हैं कि दक्षिण से ये जो उत्तर की तरफ हमने बात की, ये दोनों के मध्य दूरी कितनी है? दक्षिण से उत्तर, और ये दूरी है दोस्तों 826 किलोमीटर की। तो दक्षिण बोरकुंडा बांसवाड़ा से उत्तर में श्रीगंगानगर कोणा गांव तक इसकी जो दूरी है वो 826 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ तक आपको स्थिति समझ में आ गई होगी कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और हम देख लेते हैं साथ में इसी के। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और निकल कर सामने आती हैं। देखिए, जब हम कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि दोनों के मध्य अंतराल कितना है, तो इन दोनों के मध्य अंतराल या इसे विस्तार भी कहा जाता है कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश का विस्तार कितना है। तो दोस्तों ये विस्तार है, अगर आप इनको माइनस करेंगे आपस में, तो 12 में से 3 गए तो 9 मिनट, और 30 में से 23 गए तो 60 डिग्री। तो 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों का विस्तार राजस्थान का विस्तार है।
30 डिग्री 12 मिनट, और 30 डिग्री 12 मिनट में जब आप 23 डिग्री 03 मिनट को घटाएंगे तो ऐसी कंडीशन में दोनों के मध्य का विस्तार आपको पता चल जाएगा कि ये जो विस्तार है वो कितना है, 60 डिग्री 9 मिनट का ये अक्षांशीय विस्तार है। अब एक चीज़ और आप देखें, ये क्या है, 0 डिग्री, और यहाँ पर जो है वो है 23.5 डिग्री, ये कर्क रेखा है। तो अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के 2 जिले जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, कौन कौन से हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। किस तरीके से आप ये देख सकते हैं, अगर आप राजस्थान के मैप की बात करेंगे तो राजस्थान का मैप जो है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हम इसका एक कच्चा सा मैप बना लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से मैप बनेगा, आगे इस तरह बढ़ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं 23.5 डिग्री की। हम कहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं। हमने बात की कि ये जो हिस्सा है हमारा ये है बांसवाड़ा का, बांसवाड़ा, और यहाँ पर ये आ गया डूंगरपुर, ठीक है। और ये जो हमारी है ये हमारी है दोस्तों कौन सी रेखा, कर्क रेखा, यानी 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट, 23.5 डिग्री। तो ये जो स्थिति है ये हमारे कौन से 2 जिलों से होकर गुजर रही है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। ये आपको ध्यान रखना होगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। और ये 2 ज़िले कौन से हैं दोस्तों, ये 2 ज़िले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यहाँ पे भी ध्यान रखना होगा, आप चित्र में देख रहे हैं कि डूंगरपुर को सिर्फ टच करती हुई जाती है, बाकी बांसवाड़ा को ये क्रॉस करती हुई जाती है, ठीक है। और ये जो स्थिति है ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस स्थिति में राजस्थान या फिर उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन यहाँ पे होता है, और ये 21 जून की स्थिति, 21 जून को क्या होता है, इसको कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। और इस दिन राजस्थान और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। राजस्थान व उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, ठीक है, या इसको कर्क संक्रांति भी कहा जाता है, कर्क संक्रांति, ठीक है। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं राजस्थान की देशांतरीय स्थिति की। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति की हम बात कर लेते हैं। आई थिंक दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो उत्तरी अक्षांश की हमने बात की, अब हम राजस्थान के जो देशांतरीय स्थिति है उसकी हम बात करते हैं। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति, तो हमने जब बात की राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की तो हमने बात की कि ये 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। वहीं पे जब हम देशांतरीय स्थिति की बात करते हैं तो देशांतरीय स्थिति के अंदर जो स्थिति हम देख रहे हैं वो स्थिति यूं है दोस्तों, इसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं
और ये क्या है, ये है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब आप बात करेंगे सब पश्चिम से ले रहे हो फिर पूर्वी देशांतर ही क्यों लगा रहे हो, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। हमने पूर्व के अंदर एक चित्र के माध्यम से समझा कि हमारा पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, ये इसका पश्चिमी गोलार्ध है और ये इसका पूर्वी गोलार्ध है, और राजस्थान की जो स्थिति है वो यहाँ पर ये अवस्थिति है, तो ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए पूर्वी देशांतर के नाम से ही ये जाना जाएगा। आगे होगी बात समझ में आपको। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर देशांतर। देशांतर क्या, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप देखेंगे स्थान की अगर हम बात करें तो स्थान कौन सा, अब देखिए इधर इधर कौन सा आ गया, ये आ गया जैसलमेर, और जैसलमेर में भी कौन सा, कटरा, जिला जैसलमेर, ठीक है। तो कटरा जिला जैसलमेर, और ये किधर स्थित है, ये पश्चिम के अंदर स्थित है। दिशा कौन सी हो गई, पश्चिम। अब अगर बात की जाए 78 डिग्री 17 मिनट की, तो ये कहाँ पर है, पूर्व में है, और पूर्व में कौन सा आ गया, ये धौलपुर। धौलपुर का कौन सा, सिलाना, सिलाना गांव धौलपुर, और कहाँ स्थित है, पूर्व के अंदर स्थित है। अब अगर दूरी की बात की जाए पश्चिम से पूर्व की, तो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, इनकी जो दूरी है वो दूरी है आपस में 869 किलोमीटर। यानी कटरा जैसलमेर से सिलाना धौलपुर की जो दूरी है वो है 869 किलोमीटर की। ये इनके मध्य की दूरी है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि राजस्थान का जो देशांतरीय स्थिति है वो देशांतरीय स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये इसकी स्थिति है यहाँ पर। अब यहाँ पर भी हम कुछ महत्वपूर्ण अगर बिंदु देखें तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या निकल कर आते हैं। सबसे पहले तो इनके मध्य देशांतरीय विस्तार की बात कर लेते हैं। देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार कितना है, अगर इन दोनों के मध्य देशांतरीय विस्तार निकाला जाए तो ये है 8 डिग्री 47 मिनट का, 8 डिग्री 47 मिनट का। अब आप देखेंगे दोस्तों ये 8 डिग्री 47 मिनट कैसे आए, तो अगर आप चाहें तो आप इसे निकाल सकते हैं। देखिए जब हम अंतर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटा, तो आप निकाल के देखें 78 डिग्री 17 मिनट में से क्या करना है आपको, 69 डिग्री 30 मिनट घटाने हैं। अब आप घटाएंगे तो क्या करेंगे, आप 78 यहाँ पे 17 है, 17 में से 30 जाते नहीं तो क्या करेंगे, इधर से आप 1 डिग्री लेंगे, और 1 डिग्री बराबर क्या, 60 मिनट। तो जब आप इधर लेंगे तो 1 डिग्री लेते ही इधर 60 जुड़ गए, और 60 जुड़ते ही ये कितने हो गए, 77, 77 में से 30 गए तो कितने बचे, 47 मिनट। और यहाँ पे कितने हुए, 77, 77 में से 69 गए तो कितने बचे, जी बिल्कुल 8, तो 8 डिग्री 47 मिनट इस तरह से हमारा आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो देशांतरीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट। अब जब बात करते हैं मध्य की, दोस्तों यहाँ पर अगर हम मध्य की बात करें तो जिसका मध्य गांव है वो मध्य गांव आता है नागौर में, नागौर। और नागौर में कौन सा गांव, लापोलाई, लापोलाई, लापोलाई ये मध्य गांव आता है। अगर आप 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट की आप बात करते हैं, या अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की आप बात करते हैं, तो इनके मध्य जो ग्राम आता है वो आता है नागौर का लापोलाई। नागौर जिले का लापोलाई गांव मध्य गांव आता है, मिड विलेज आता है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें, अभी एक सैटेलाइट जो सर्वे हुआ, उस सैटेलाइट सर्वे के आधार पर
इसका जो मध्यगांव माना गया वो मध्यगांव माना गया गगराना को। गगराना को मध्यगांव माना गया, ये भी नागौर के अंदर ही है। तो वैसे तो मध्यगांव कौन सा आता है, लापुलाई आता है, लेकिन अगर सैटेलाइट सर्वे के आधार पर बात करें तो फिर गगराना जो है ये सैटेलाइट जो समय है वो उसके आधार पर, सैटेलाइट सर्वे के आधार पर ये जो गांव आता है वो गगराना आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर ये देशांतर जो रेखाएं हैं, इन देशांतर रेखाओं के आधार पर आपको ये जानते हैं कि 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के आधार पर या देशांतरीय रेखा जो हमारी 82.5 डिग्री है उसके आधार पर क्या करते हैं हम समय जो है भारत का समय 82.5 डिग्री के आधार पर चलता है और 0 डिग्री के ग्रीनविच के आधार पर जो है मुख्य समय चलता है। तो अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय समय या हम समय की बात करें तो देशांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है, देशांतर रेखाओं को समय एवं तिथि रेखा भी कहा जाता है। तिथि रेखा कहा जाता है। इनके आधार पर क्या होता है, समय की गणना होती है, तिथि की गणना होती है, इसलिए समय एवं तिथि रेखा भी इनको कहा जाता है दोस्तों। और अगर बात करें तो 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है, 4 मिनट, और 1 मिनट देशांतर बराबर कितना होता है, 4 सेकंड। ये एक आपको जानकारी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी जानकारी से क्या निकलकर सामने आएगा, इस जानकारी से एक और चीज़ निकलकर सामने आएगी कि राजस्थान का जो पूर्व और पश्चिम है उनके मध्य समय का अंतराल कितना है। तो समय का अंतराल क्यों निकाला हमने कि दोनों के मध्य, जब हम पूर्व की बात करते हैं तो सूर्य कहाँ उदय होता है, पूर्व के अंदर, तो उसके 35 मिनट के बाद जो हमारा जैसलमेर है वहाँ पर समय जो है वो उस आधार पर होगा, यानी सबसे बाद में सूर्य कहाँ उदय होगा, जैसलमेर में। तो दोनों के मध्य अंतराल कितना है, अंतराल अगर देखें तो राजस्थान के पूर्व यानी धौलपुर व पश्चिम यानी जैसलमेर में समय का अंतराल कितना है, 35 मिनट 8 सेकंड का, 35 मिनट 8 सेकंड का है। कितना है समय अंतराल, समय अंतराल है दोस्तों 35 मिनट 8 सेकंड का। कैसे आया 35 मिनट 8 सेकंड, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ देखें दोस्तों, आप अगर आप 35 मिनट 8 सेकंड का समय अंतराल कैसे करेंगे ये बात करेंगे तो हमने क्या बात की, हमने इनका बात की देशांतरीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट, यानी जो देशांतर विस्तार था इनका 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, इनके मध्य अंतराल था 8 डिग्री 47 मिनट का। अब अगर 8 डिग्री 47 मिनट की बात करें तो 1 डिग्री देशांतर बराबर हमने क्या कहा, 4 मिनट का, तो 8 डिग्री बराबर कितना हो गया, 32। और वहीं पर 47 मिनट की बात हमने की तो 1 देशांतर बराबर 4 सेकंड, 1 मिनट बराबर देशांतर बराबर 4 सेकंड की बात की, तो 47 मिनट बराबर 4 सेकंड के आधार पे कितनी सेकंड आ गई, ये हमारी आ गई 7 चौक 28, 4 चौक 16 और 1 17 18, 7 चौक 28, 4 चौक 16 और 2 18। अब देखिए ये 188 सेकंड आ गई। 188 सेकंड में अगर आप 60 का सेकंड का भाग देते हैं तो कितनी मिनट आ गई, ये मिनट आ गई आपकी लगभग 36 18, 3 मिनट 8 सेकंड। अब ये कितने 32 मिनट थे, इस 32 मिनट में जब 3 मिनट आप जोड़ देंगे तो कितने हो गए 35 मिनट, और 35 मिनट 8 सेकंड शेष बच गए। तो ये जो अंतराल है देशांतरीय विस्तार है, इसके आधार पे हमारा अंतराल कितना हो गया, राजस्थान के पूर्व धौलपुर व पश्चिम जैसलमेर में समय का अंतराल हुआ दोस्तों 35 मिनट 8 सेकंड का। आई थिंक यहाँ तक की स्थिति आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। मैंने बिल्कुल बारीकी से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो के अंदर हम राजस्थान के विस्तार की बात करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।